हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास विश्वकर्मा और आप सबका स्वागत है विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का यानी कि क्लास 12वीं का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, इसका सैंपल पेपर हम करने वाले हैं क्योंकि बहुत टाइम से बच्चों को इंतजार था कि सर सैंपल पेपर लेके आओ। क्योंकि आपको पता है सैंपल पेपर जिस भी हिसाब से बनता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता ही होता है। जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में देखा था कि मैंने 3 सैंपल पेपर डिजाइन किया था, उसमें से बच्चों ने 80 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। सो दैट्स वाई सारे बच्चों की डिमांड पे ये आ गया है सैंपल पेपर आपके सामने। ठीक है, और ये वो सैंपल पेपर है, इसमें मैं कुछ डिजाइन नहीं किया हूं। पहली बात इस चीज को क्लियर कर लेना दिमाग से कि इस सैंपल पेपर को मैंने डिजाइन नहीं किया, बस ये है कि मैंने हिंदी में इसको वो किया है, ट्रांसलेट किया है। ठीक है, और डिजाइन मैंने नहीं किया है। सीबीएसई द्वारा ये सैंपल पेपर आया है और इसमें ये जो सैंपल पेपर है ये आपका एस1 का सैंपल पेपर नहीं है, एस1 का सैंपल पेपर नहीं है, बल्कि ये फाइनल सैंपल पेपर है। क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, वे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपका फाइनल ईयर में पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो आखिर हम ये सैंपल पेपर को क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एस1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम क्लियर कर लेंगे ताकि हमें एक आइडिया मिल जाएगा किस हिसाब से पेपर आने वाला है। और ऐसा माना जा रहा है कि जिस हिसाब से इसका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है यानी कि जो निर्देश है, जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 4 नंबर के कितने आएंगे, तो ये सारा चीज हम समझ लेंगे। इससे वजह से हमारे पेपर मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ किस हिसाब से पेपर आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ये इस तरीके से आपके क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पैटर्न्स के थ्रू दिया गया है। जैसा कि आपने देखा है कि 11th क्लास में आप थे तो सिर्फ एमसीक्यू था, और यहाँ 12th क्लास में आए हो तो आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये येलो रंग का मैंने कुछ मार्क कर रखा है, इसका मतलब ये है कि ये वो क्वेश्चन है जो आपके फाइनल ईयर के हैं। ठीक है, जिसको अभी नहीं पढ़ना है, तो अभी हम उन्हीं क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके लिए एस1 के लिए इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं इसमें कार्टून भी है। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 6 नंबर के हैं, बहुत सारे क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, पैसेज वाले भी क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस वीडियो को देखना तो आधा घंटा निकाल के देखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा पैटर्न जब आपको समझ में आ जाएगा तभी कहीं ना कहीं 90 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चीजों को देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं क्योंकि आप हो 12th क्लास में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला चीज की प्रथम प्रश्न जो आता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 12 आएगा वो आएगा एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं थर्ड इंस्ट्रक्शन की। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 13 से लेकर 18 वाले जो क्वेश्चन है वो आएंगे 2 नंबर के, और इसको हमें कितना करना है, 50 शब्दों में करना है। आप देखिए यहाँ पे बच्चों का एक कंफ्यूजन आता है कि सर मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो हम उसको कितने लाइनों में अटेम्प्ट करें। वो ये नहीं बोलेंगे कि हम सर कितने शब्दों में करेंगे, वो ये कहेंगे सर कितने लाइनों में करें। तो लाइनों की अगर मैं बात करूं तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि आपका जो लाइन है उस लाइन में आप कितने वर्ड लिखते हो। सपोज 8 वर्ड लिखते हो, ठीक है, 8 वर्ड लिखते हो तो कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 6 से 7 लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक लाइन में अगर 10 वर्ड लिख सकते हो तो 5 लाइन होनी चाहिए। अगर उससे कम लिखते हो, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। जरूरी नहीं मान लो एक बच्चा एक लाइन में 3 ही 4 वर्ड लिखता हो और मैं कह दूं 6 लाइन लिखना है, तो आप समझ सकते हो ना क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाएगा। तो जो भी बच्चा जिस भी हिसाब से उसकी राइटिंग है, एक लाइन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कितने शब्द लिख पाता है, उसी हिसाब से वो अपने शब्दों को काउंट करेगा। और काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार अपने दिमाग में कंठस्थ कर लो ताकि पेपर में भी कोई दिक्कत ना। आपको वर्ड थोड़ी नहीं गिनना है कि हर आपका सीधा मोटो ये होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन का सीधा आंसर दो, बात खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रश्न संख्या 19 से 23 जो कि 4 अंक का है, जो कि 100 वर्डों में आपको करना है। सेम वही चीज है, अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हो तो 10 लाइन तो आपको लिखना ही लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं 24 से 26। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपका पैसेज भी पूछा जाएगा जो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये, अब मान लो जो बच्चे क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाते उन बच्चों के लिए पैसेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो एक ही पैसेज आएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज कार्टून, कार्टून भी इंपॉर्टेंट होता है, कार्टून को समझना है, उसको करना है, कार्टून भी कराने हैं अभी। ठीक है, इसके साथ साथ मानचित्र वाले क्वेश्चन यानी कि मैप वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर बात करें 27 से 30
तो यहाँ पे जो प्रत्येक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 6 अंक में देखने को मिल जाएंगे। 6 अंक के क्वेश्चन होते हैं ये, और इसको आपको करना है 170 वर्ड में। कितने वर्ड में? 170 वर्ड में करना है। आगे बात करते हैं 6 अंकों के प्रश्नों के एक आंतरिक विकल्प है। यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, आंतरिक विकल्प का मतलब क्या होता है कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, और यहाँ पे और लिख दिया जाएगा, चाहे आप इसको अटेम्प्ट करो चाहे इसको अटेम्प्ट करो। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम करने वाले हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि 2009 में शुरुआत हुआ अरब स्प्रिंग आंदोलन बाद में बदल गया। किस चीज में बदल गया? तो आपको पता है वहां पे सारा जो मैटर चल रहा था वो तानाशाही सरकार के खिलाफ चल रहा था, क्योंकि तानाशाही सरकारी जब बेकार रहेगी, वहां पे तानाशाही जब सरकारी बेकार रहेगी तो जाहिर सी बात है वहां का पूरा सिस्टम, चाहे कानून व्यवस्था, हर एक चीज तो करप्ट होगा ही होगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, यानी कि राजनीतिक आंदोलन बन गया था। स्टार्ट तो हुआ था लेकिन आगे चल के राजनीतिक आंदोलन बन गया था और वहां के जो नेता थे उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। तो ये चीज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। आप चाहो तो आप मेरे नोट्स में देख सकते हो, आप चाहो तो वीडियोस भी देख सकते हो, विकास स्टडी पॉइंट की वीडियोस। ठीक है, हमारे ऐप पे भी है और आप यूट्यूब पे तो फ्री में देखते ही देखते हैं, और इसके साथ साथ नोट्स वगैरह सारी चीज प्रोवाइड कर दिया गया है फ्री में। नोट्स जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो नोट्स हैं वो हमारे ऐप पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप सेपरेट चैप्टर वाइज नोट्स लेने हैं तो आपको विकास स्टडी पॉइंट पे एक बार विजिट तो करना ही पड़ेगा, और वाकई में कीजिए, क्योंकि अच्छे नंबर आपको लाने हैं। हम आपके लिए इतना सपोर्टिव है, इतना मेहनत करते हैं, तो आपको उन सब चीजों का लाभ लेना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि उस समय सोवियत संघ के नेता का नाम बताइए जब 1991 में तख्ता पलट का सामना करना पड़ा था। यानी कि जिस टाइम पे सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस टाइम पे सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो जाहिर सी बात है मिखाइल गोर्बाचेव थे। अभी हाल फिलहाल में इनकी डेथ हो गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये कब डेथ हुई है इनकी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। आगे बात करते हैं। अगला जो सी नंबर का तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। वो लिखा है कि आसियान मार्ग के लिए सबसे उपयुक्त कथनों में से एक का चयन कीजिए, एक का चयन कीजिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे सारे आंसर जो होंगे देखने में आपको सही लगेंगे, लेकिन इनमें से कौन सा सटीक है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आसियान सदस्यों की जीवन शैली को दर्शाता है, यानी कि उनके तौर तरीकों को दर्शाता है। ये भी कुछ भी यहाँ पे हमें सही लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ के देखते हैं। आसियान सदस्यों के बीच एक अनौपचारिक और सहकारी बातचीत है। अगला बात करते हैं, आसियान सदस्यों द्वारा रक्षा नीति का पालन किया जाता है। दार्शनिक सिद्धांत है जो सभी आसियान सदस्यों को जोड़ता है। देखिए यहाँ पे चारों पॉइंट ही सही है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें जो सबसे ज्यादा सही है वो बी लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो इसका आसियान का जो डेफिनेशन ही आता है वो अनौपचारिक सहकारी बातचीत को बढ़ावा देने में आता है। डेफिनेशन में इस चीज का जिक्र किया गया है, ये जो लाइनें लिखी हैं इसके डेफिनेशन में आ जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है लाइन वो है अपना बी लाइन है। तो इस वजह से इस चीज को याद करके रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मास्ट्रिच संधि यूरोपीय मुद्रा यूरो को अपनाने से इनकार करने वाले देशों की सही समूह बने। मतलब क्या है कि इसमें देशों के नाम दिए हुए हैं, 2 देशों के नाम दिए गए होंगे। तो उसमें हमें क्या करना है कि जो सही है उस चीज को हमें चुनना है। देखिए ऐसे कौन से देश हैं जो कि यूरो को अपनाने से इनकार कर दिए थे। ठीक है, यूरो को मानने से इनकार कर दिए थे और मास्ट्रिच संधि पर भी इन्होंने इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है आपका बी आंसर हो जाएगा, डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो ब्रिटेन था ये अपने आप को यूरोपीय बाजार से अलग रखा था और आगे चल के यूरोपीय संघ से अलग भी हो गया है। ठीक है, तो इस चीज को याद करके रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं पांचवे की। अगर देखा जाए तो पांचवा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अभिकथन कारण प्रश्न। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा गया है। कारण मतलब 2 चीज, पहला चीज तो आपको एक तर्क वो देगा, अभिकथन देगा और दूसरा उसका कारण भी देगा। तो अभी आपको ये बताना है कि इनमें से ए और आर दोनों सही है या फिर एक सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथनों को अभिकथन ए और के रूप में चिन्हित किया गया है
और कारण को आर के रूप में चिन्हित किया गया है। इन कथनों को पढ़िए, दिए गए विकल्पों में से एक को चुनकर अपने विकल्प में दीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले लिखा है दावा और फिर लिखा है कारण, यानी कि ये जो बात बोली गई है क्या इसका ये कारण सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला चीज है, पारंपरिक सुरक्षा हिंसा से बचने के साधन के रूप में विश्वास निर्माण को स्वीकार करती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पारंपरिक जो सुरक्षा होती है हिंसा से बचने के लिए विश्वास का निर्माण करती है। अगर आपको किसी से सुरक्षा चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आप उससे रिलेशन बनाओ और उस पर विश्वास का निर्माण कर दो। जब विश्वास हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको उससे सुरक्षा मिल जाएगी। चलो ये कथन तो हमें सही लग रहा है, लेकिन इसका कारण देखना है कि कारण है सही है कि नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, इन चीजों को इंग्लिश में आपका सैंपल पेपर आया था सीबीएसई पे, लेकिन उस चीज को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है सारी चीजें, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें भी हो भी सकती हैं। तो उस चीज में कभी माइंड मत करना, क्योंकि देखो यार हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जितना बेस्ट हो पाए उतनी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी देखो इंसान से ही थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, अगर कहीं गलती नजर आती है तो इस चीज को सुधार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब इसका कारण देखते हैं। तो कारण को लेकर, विश्वास निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें देश अपने प्रतिद्वंदियों के साथ विचारों और सूचनाओं में साझा करती है। तो अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये भी देखने में सही तो लग रहा है, यानी कि देखने का मतलब दोनों है सही, लेकिन अगर बात किया जाए इनमें और इनमें कोई मेल मिलाप जैसी चीजें हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसमें प्रतिद्वंदिता की बात की गई है और इसमें हिंसा की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें बात तो दोनों सही है, लेकिन मेल मिलाप वाली चीजें नजर नहीं आ रही। तो अभी हम आंसर में देख लेते हैं क्या ऐसे कोई उस पॉइंट है जो जिस हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं इसको वो सटीक करता हो। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, ए और आर दोनों सत्य हैं। सत्य तो मैंने बता दिया, दोनों सही है, लेकिन क्या ये दावा कारण जो है वो ए का सही तर्क हो पा रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो नहीं, व्याख्या तो सही नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो हाँ ये जो पॉइंट है ये सही हो जाएगा, यानी कि बी पॉइंट सही हो जाएगा। इसमें बस एक लॉजिक आपको ढूंढना है कि क्या दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 6 वाले क्वेश्चन की बात करें तो दावा क्या दिया जा रहा है, इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि अपनी पार्टियों के भीतर आई थी। तो देखिए हालांकि बात किया जाए तो एस-ए-1 के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एस-ए-1 में तो इंदिरा गांधी का कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर फिर भी मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी ने जिस टाइम पे आपातकालीन लागू किया था 1975 में, उस टाइम पे उनके सामने कड़ी चुनौती ये सामने आई थी कि वो दूसरों से तो, दूसरी पार्टी से तो परेशान थी, साथ में अपनी पार्टियों से भी परेशान थी। तो ये है 1975 में उन्होंने आपातकालीन लागू कर दिया था। तो उसका एक और कारण क्या था, अपनी ही पार्टी के भीतर समस्या आ गई थी। तो ये भी बात सही है। दूसरा कारण देख लेते हैं, उसे सिंडिकेट से निपटना पड़ा जो शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों का एक समूह था। सिंडिकेट कौन था, ये विपक्षी पार्टियों का एक दल था। तो जाहिर सी बात है कि हाँ इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से निपटना ही था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही चीजों की बात हो रही है, तो ये आपस में मैच कर रहा है। इसका जो आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, इसका पहला आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी और 6ठे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा है 7वें कि आतंकवाद से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, बाजार या ट्रेन आदि में बस विस्फोट करना, ये तो होता ही होता है। लेकिन आगे देखते हैं, क्रूर हिंसा का उपयोग करके समाज में भय का माहौल बनाना, ये भी बात सही है। हिंसा भी किसी भी सैन्य समूह द्वारा बाहरी हमला और लोग या किसी व्यक्ति के समूह द्वारा बनाई गई हिंसा। देखिए कहने का मतलब सारी बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो बी पॉइंट है वो ज्यादा सटीक नजर आ रहा है, क्योंकि इनका काम क्या होता है, आतंकवाद का काम क्या होता है, एक तो ये हिंसा करते हैं और हिंसा एक क्रूर हिंसा करते हैं। इनको अपनी भी जान की कोई फिक्र नहीं होती, अगर सामने वाले को मारने पे आ जाए तो अपना जान भी नहीं वो देखते हैं कि मेरा जान जाएगा कि नहीं जाएगा, सामने वाले को मारेंगे ही मारेंगे, और लोगों में भय का माहौल बना के रखते हैं। तो ये आतंकवाद का डेफिनेशन है। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। अगला देखते हैं, आठवां लिखा है कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए नीति आयोग संघ के सरकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी एक तरीके से थिंक टैंक का मतलब होता है, थिंक मतलब सोचना, यानी कि विचार करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, नीति आयोग
आतंकवाद के खिलाफ कार्य करती है, तो नीति आयोग इतना कुछ नहीं करती है आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, आगे बात करते हैं। नीति आयोग सहकारिता की भावना से कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। नीति आयोग ने बड़े राज्यों के लिए बड़ी और छोटी राज्यों के लिए छोटी भूमिका तय कर रखी थी। हाँ, ये भी सही है, बड़े को बड़े और छोटे को छोटा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, 3 चीजें समझ में आ रही है, तो इसमें क्या आंसर हो सकता है। हाँ, विकल्प में देखिए क्या है, आंसर में इस तरीके के पॉइंट दे रखे हैं, तो इसमें एक पॉइंट गलत है, बाकी 3 सही है। तो जहाँ पे जिस आंसर में ये तीनों आएंगे वो सही हो जाएगा। तो देखिए पहला आ रहा है, हाँ पहला आ रहा है, दूसरा नहीं, ये आंसर गलत है। बी में बात करते हैं, बी में तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, लेकिन पहला नहीं आ रहा है, तो ये नहीं है। पहला, तीसरा, चौथा इसमें आ रहा है, यानी कि सी पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा मसौदा का मतलब होता है जो उसका स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट है, जो तैयार करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये तो मैंने क्लियरली बोल रखा था आप लोग का कि पहली पंचवर्षीय योजना किसने स्टार्ट करती, याद करके रखना। दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करने की याद कर रखना। तो आपको छूटते ही आंसर पता होना चाहिए कि पीसी महालनोबिस, ये इसके मतलब आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार किया था। और पहली पंचवर्षीय योजना का खाका किसने तैयार किया था, ठीक है, तो किसने किया था, केवी राज ने तैयार किया। तो इस चीज को भी याद करके रखो, केवी राज ने पहली पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया था, दूसरे पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है, अगला ये तो खैर देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे 2 के लिए ही है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम बताएं जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये भी आपके ऐसे 2 के लिए ऐसे 1 के लिए बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज का आंसर जानना चाहते हो तो इसका हो जाएगा जगमोहन लाल सिन्हा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, और आगे चल के यही सब कारण था जिसको वैसे इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लागू कर दिया था। और ये भी सेम, अगला जो है ये भी सेम वही वाला क्वेश्चन है कि ऐसे 2 के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे 1 में इसका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर की अगर बात करें तो नक्सली आंदोलन हो जाएगा इसका, क्योंकि देखिए आपातकालीन की घोषणा के संदर्भ में विषमता का पता लगाइए। विषमता का मतलब होता है जो भिन्न है, कैसे, जैसे आपातकालीन लागू करने का जो श्रेय जाता है कुल क्रांति को भी जाता है, 1974 में जो रेलवे हड़ताल हुआ तो इसको भी जाता है, गुजरात आंदोलन को भी जाता है, और इसी वजह से 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लागू कर दिया था। लेकिन नक्सल वाले आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पार्ट बी अपना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 12 अंक के क्वेश्चन है, यानी कि 2-2 अंक के क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है वो आता है कि रूस और भारत दोनों देशों द्वारा कल्पना की गई बहुध्रुवीय विश्व की किसी एक विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो पहले ये देखिए, बहुध्रुवीय का मतलब क्या होता है। आपने दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ा था, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आपने पढ़ा था ना। तो 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में आपने देखा कि एक सोवियत संघ है और एक क्या है, अमेरिका है। और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में आपने क्या देखा, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो बचा कौन, अमेरिका। तो अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो गया था। लेकिन आगे चल के भारत और रूस ने बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखा। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब होता है कि जहां पे ऐसा विश्व जहां पे किसी एक का बोलबाला ना हो, एक की चलती नहीं हो, बल्कि सबकी ही चलती हो। तो ऐसे विश्व की इन्होंने सपना देखा था। तो इसकी क्या विशेषता है, तो सबसे पहले रूस और भारत ये चाहते थे कि जब भी विश्व के बारे में अगर बात आए तो सारे देश उसका मिलकर फैसला लें। कोई एक देश मिलकर फैसला, कोई एक देश के द्वारा फैसला नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि सारे लोग मिलकर फैसला लें। अच्छा, दूसरी चीज, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी बातचीत हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे आतंकवाद की बात हो, तो सारे देशों से पूछा जाए। अच्छा, साथ ही साथ कोई भी यूएनओ का अगर निर्णय लेना हो तो उसमें सभी देशों की सहमति हो, किसी एक देश का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, और इसीलिए शायद यूएनओ बनाया गया है और यूएनओ में सभी लोगों को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी यूएनओ में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जैसे आप देखते हो सिर्फ 5 देशों को वीटो पावर मिल रखा है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। तो रूस और भारत का बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सपना यही है कि कुछ भी बात हो विश्व में तो सभी देशों से मिलके जुल के फैसला लिया जाए।
और अकेले फैसला ना लेने का किसी का अधिकार हो। ठीक है, तो ये बहुध्रुवीय का मतलब यही होता है जहाँ पे सभी लोग को इंपॉर्टेंस दी जाए। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये सिर्फ मैं समझा नहीं रहा हूं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो, आंसर चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं लिख भी देता हूँ 7011912793 पे आप मैसेज करके भी आप ले सकते हो। आगे बात कर लेते हैं 14वें का। देखिए क्या लिखा है, दक्षिणी एशिया में शामिल देशों के नाम बताइए और इस क्षेत्र में शांति और सहयोग बढ़ाने का एक तरीका सुझाइए। तो सबसे पहले दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, इन चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोग को बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया था कि अगर मान लीजिए ये है, हालांकि ढंग का बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये है इंडिया, इंडिया में आपने देखा ये जो है ये है पाकिस्तान, ये हो गया इंडिया, नीचे बात करते हैं तो ये हो गया श्रीलंका, इधर बात करते हैं तो ये हो गया बांग्लादेश, आगे बात करते हैं हो गया नेपाल, इधर हो गया भूटान। ठीक है, इसके अलावा इधर बात करते हो नीचे की साइड हो गया अपना क्या बोलते हैं मालदीव, आगे बात करते हैं अफगानिस्तान जो कि बाद में जाके जुड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम काउंटिंग करें तो आप देख सकते हो कि इंडिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। स्टार्टिंग में 7 देश थे, आगे चल के अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया गया था। इस तरीके से 8 देश हैं। तो पहले देशों का नाम तो आपने क्लियर कर दिया, और फिर क्या लिखा है, शांति और सहयोग को बढ़ाने का एक तरीका बताइए। तो देखिए तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज है आपस में विश्वास करो। ठीक है, विश्वास करना, अगर आप आपस में विश्वास करते हो लड़ाई झगड़े का मैटर ही नहीं है। आप देखते हो पाकिस्तान जब मन करता है हमला कर देता है भारत पे, तो ये क्या है, पंगा खुद लेना चाहता है, लेकिन आपको ये भी बात पता है कि जितनी बार पाकिस्तान हमला किया उतनी बार हारा है ना। तो इस तरीके से अगर हमें एक दूसरे में सहयोग की भावना को बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है, आपस में आपसी विश्वास रखो। चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी देश हो, आप सबको मैंने ये बताया था कि सहयोग का क्या मुद्दा है और असहयोग का क्या मुद्दा है, यानी कि आपस में किन किन बातों पे सभी देशों की बनती है और किन किन बातों पे बनती नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जो जिस बातों पे बनती नहीं है उस बातचीत के लिए बैठ के अपना बातचीत के द्वारा उस चीज को सॉल्व कर लो। तो विश्वास के द्वारा ही शांति और सहयोग को बढ़ाया दिया जा सकता है। तो ये बात को याद करके रखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 15वां और 16वां जो क्वेश्चन है आपका ये ऐसे 2 के लिए है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बात करते हैं। अगला देखिए, पारंपरिक सुरक्षा नीति के एक प्रमुख घटक के रूप में शक्ति संतुलन का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए पारंपरिक सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी सुरक्षा के बारे में बात की जा रही है, ये अंदर की सुरक्षा के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक देश का दूसरे देश से खतरा जो होता है, यानी कि पारंपरिक जो खतरा जो होता है। देखो पारंपरिक सुरक्षा को समझना है तो पारंपरिक खतरे को समझो। पारंपरिक खतरा कौन सा होता है, जिसमें एक देश को दूसरे देश से खतरा होता है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, संधि के द्वारा बच सकते हैं, है ना, शक्ति संतुलन के द्वारा बच सकते हैं। अगर इसके पास भी सेम हथियार हो और इसके पास भी सेम हथियार हो तो क्या लड़ाई होने के चांसेस हैं, नहीं है। चलो फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे मान लो अमेरिका है और मान लो सोवियत संघ है। अमेरिका भी पावरफुल था, सोवियत संघ भी पावरफुल था, तो क्या आपने देखा शीत युद्ध के दौरान क्या अमेरिका और सोवियत संघ में कभी लड़ाई हुई, नहीं हुई। लड़ाई दूसरे देशों में हो रही थी, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ सीधे तौर पर कभी लड़ाई नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका एक ही मेन कारण था, क्योंकि दोनों के पास सेम शक्तियां थी। इनको पता था कि अगर मैं मान लो आक्रमण कर भी देता हूं तो कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो एक घटक ये भी है कि सबसे पहली चीज तो आपस में संधि कर लो। दूसरी चीज ये है कि या तो दोनों के पास सेम हथियार होने चाहिए, अगर सेम हथियार है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो 2 बताया दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अदरवाइज नोट्स में लिखा हुआ सारा चीज जाइए देखिए। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगर इसमें इसका आंसर भी लिख के समझाऊंगा तो फिर पता लगेगा 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए अभी सीधा सीधा समझ लो ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए। खंड नंबर सी की बात करते हैं, जहाँ पे 4 अंक के क्वेश्चन देखेंगे, 20 अंक का ये है, तो ध्यान से देखिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, 19वां देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला चीज तो लिखा है पर्यावरणीय गिरावट। पर्यावरणीय गिरावट का मतलब होता है पर्यावरण में गिरावट। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो कि पर्यावरण में नुकसान हुए जा रहा है, उस चीज के बारे में बात हो रही है। तो पर्यावरणीय गिरावट की चुनौती के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पर्यावरण आंदोलन से आई हैं। अच्छा, पृथ्वी की निकासी के खिलाफ मेगा डैम के खिलाफ आंदोलन के विशेष
संदर्भ में कथन पुष्ट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज है तो पर्यावरण में ऐसी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पर्यावरण नुकसान हो रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा चीज आपको लिखना है ये मेगा डैम। मेगा डैम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा डैम, डैम का मतलब होता है बांध, जो बहुत विशाल हो। ठीक है, अब आपको पता है जितना बड़ा डैम बनाया जाएगा वो रिस्क भी उतना बड़ा होगा। देखो घर जितना बड़ा बनता है ना, रिस्क भी उतना ही होता है। और अगर आप उस रिस्क से बचना चाहते हो तो सेफ्टी जरूरी होती है। और घर में जब पैसा लगेगा बढ़िया, तभी घर बन के तैयार होगा। तो इसी हिसाब से जो बांध बनता है, बांध आप जितना विशाल बनाओगे रिस्क भी उतना ज्यादा रहेगा, आसपास के गांव को खाली कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीज रिस्क इसमें देखने को मिलता है। तो अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बांध के खिलाफ कहाँ कहाँ आंदोलन चलाए गए थे, और खासकर पर्यावरण के खिलाफ कहाँ कहाँ, पर्यावरण को बचाने के लिए कहाँ कहाँ आंदोलन हुए थे। तो देखिए मेगा डैम की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में भी एक आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरोवर गुजरात में एक जगह है जहाँ पे सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा ऊंची थी, जिसकी वजह से आसपास के गांव को खाली कराना पड़ा था, और उसके खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। तो एक तो ये हो गया, मेगा डैम के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें और भी जो आसपास के जो देश हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों के खिलाफ आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, और इस चीज की शुरुआत देशों में 1980 से भी हो चुकी थी। ठीक है, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि पर्यावरण को बचाने के लिए आपको पता है एक चिपको आंदोलन चला था, जो 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला था। तो चिपको आंदोलन भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए ही किया गया था, क्योंकि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, अगर चिपको आंदोलन के थ्रू अगर मतलब पेड़ों को काट लिया जाता तो कहीं ना कहीं पर्यावरण नुकसान तो होता ही। तो इन्हीं सब चीज से रिलेटेड ये बातें जितनी भी हो सब आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, तो आप कर लोगे वो। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, उसमें से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग और असहयोग के क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है इसको मैंने करवाया भी है कितनी बार, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी डाला है, और देखिए आपके सैंपल पेपर में आ भी गया है। तो देखिए क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच अगर मैं सहयोग के मुद्दे की बात करूं तो फरक्का गंगा जल पे सहमति है। दूसरी बात करें, आतंकवाद के मुद्दे पे हमेशा एकजुट होकर रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो भारत ने पूरब चलो की जो नीति निकाली थी उसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने सपोर्ट किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आर्थिक लेन देन में भी कहीं ना कहीं सहमति है एक दूसरे देशों में। ठीक है, क्योंकि भारत हमेशा मदद करता है आस पड़ोस के जितने भी देश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, किसी की सबकी मदद करता है। लेकिन असहयोग की अगर मैं बात करूं तो असहयोग की अगर देखा जाए तो ये सबसे पहली चीज तो है क्या बोलते हैं, घुसपैठिए जो होते हैं, घुसपैठिए मतलब देखते देखते एक दूसरे देश में एंटर हो जाते हैं, इससे समस्या हो जाती है, शरणार्थियों की समस्या हो जाती है। ये भी कहीं ना कहीं असहयोग का ही मुद्दा है। अच्छा, एक चीज और देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ और नदियां हैं जिसको लेकर आपस में विवाद होती रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिनको हमें समझ के रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर भी सेम वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महान शक्ति बन गया था। तो जाहिर सी बात है 1945 के बाद सोवियत संघ एक महान शक्ति बन गया था। हालांकि कुछ ही समय में सोवियत संघ व्यवस्था में नौकरशाही और सत्तावादी बन गई थी, और जिससे उसके नागरिकों का जीवन कठिन हो गया था। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर में दीजिए। तो हाँ, हम सहमत है, क्योंकि एक बड़ा कारण था सोवियत संघ के विघटन का नौकरशाही। वहां पे नौकरशाही जो था जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो एक बहुत बड़ा एक कारण था। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो ये विघटनों वाली बात लिखनी है कि किस हिसाब से सोवियत संघ का विघटन हुआ था और नौकरशाही का शिकंजा कैसे चलता जा रहा था, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपको पढ़ना है, रीड आउट करना है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहले लिखा है, ब्रिक्स के 11वें सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले राजनीतिक नेता का नाम बताइए। तो 11वां सम्मेलन जिन्होंने किया था वो थे डी, यानी कि
जैकब जुमा ने इनका नाम था। आगे बात कर लेते हैं, वृक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि वृक्ष की स्थापना दक्षिणी एशिया के लोगों के परस्पर कल्याण करने के लिए किया गया था। तो दक्षिणी एशिया के लिए बिल्कुल नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश शामिल, जैसे चीन भी शामिल था। आगे बात करें तो ब्रिक्स के 5 देश शामिल थे ना, BRICS, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, ठीक है, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये शामिल थे। तो दक्षिण एशिया के लिए तो किया ही नहीं गया था। आगे बात करते हैं, ब्रिक्स देश परस्पर समानता का समझे, बिल्कुल ये सही है। आगे ब्रिक्स की स्थापना श्रम, सेवा, मुक्त बाजार, इन सब चीज के लिए आता है, नहीं, गलत है। ये लास्ट में काठमांडू में तो बिल्कुल ही नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा है, वर्ष इतने में पहली बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक्स 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 बन गया था। यानी कि सबसे पहले अगर मैं ब्रिक्स में बात करूं तो इसका नाम था ब्रिक, और आगे चल के इसको ब्रिक्स कह दिया गया। और 2009 में इस चीज की बात चली थी, ठीक है, कि 2009 में बात चली थी कि साउथ अफ्रीका को शामिल करना है कि नहीं करना है। तो उस टाइम पे हाँ समझ में आया था कि हाँ शामिल करना है। तो आगे चल के 2010 में पूर्ण रूप से शामिल हो गया था, लेकिन यहाँ पे 2009 क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बैठक शामिल होने की 2009 में ही की गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला लिखा है, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, मेन चक्कर कहाँ पे हुई थी? तो ये चीज आपको बताना है। तो मैंने बता ही रखा था आपको कि रूस में हुई थी, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेम 25वां जो क्वेश्चन है वो अपना मैप वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से मैप दे दिया जाएगा और यहाँ पे चिन्हित कुछ कर दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से बॉक्स है, आपको पेपर में इस तरीके का बॉक्स जरूर बनाना है। यहाँ पे देखिए बॉक्स बना हुआ है ना, तो सेम ऐसे बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे वर्ड लिख रखा हूँ ताकि आपको समझा पाऊं। तो देखिए क्या लिखा है, पहले लिखा है, जिन राज्य में भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन ने 1957 में सरकार बनाई थी। देखिए ये ऐसे टू से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। तो वो कहाँ से बना पाई थी? तो यहाँ पे देखिए 1957 में अगर मैं बात करूं तो वो केरल में सरकार बना पाई थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी अक्षर है, जो भी आपको वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे उसका नाम लिख देना है, केरल, ठीक है। सेम अगला क्वेश्चन पूछता है कि नेता श्यामा प्रकाश मुखर्जी से संबंधित कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो इस चीज को देख लेते हैं। तो राज्य है अपना ये पश्चिम बंगाल। तो आप यहाँ पे बी पॉइंट लिख सकते हो, पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे बात करते हैं, पिछड़े वर्ग के आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर से संबंधित कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे देखिए डी पॉइंट कौन सा लिखा है? बिहार। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिहार, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला है, स्कूली छात्रों के मिड डे मील का कार्य शुरू करने वाले के कामराज से संबंधित कौन सा राज्य है? तो ए है। तो ए क्या है यहाँ पे? ये है तमिलनाडु। तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही अलग रहेगा। तो आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे क्रम वाइज 1 2 3 जो लिखा है वो लिखेंगे, वर्डमाला से संबंधित जो भी आपको आंसर लगता है वो आप यहाँ पे लिखोगे, और उसके जस्ट सामने जहाँ पे वर्डमाला है उसका जो भी राज्य है उसके बारे में आप लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे दृष्टिहीन बच्चों के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको भी आप कर लीजिएंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये आपके अभी मतलब की चीज नहीं है, क्योंकि ये आपके ऐसे टू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अगला लिखा है, कार्टून को देखना है, कार्टून को समझना और फिर आगे चल के वो। तो ये देखिए बेसिकली ये किस चीज से रिलेटेड है? ये है पंचशील समझौते से रिलेटेड, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये है चाइना के और ये है इंडिया के। तो इस चीज से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा कि 1960 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद छिड़ गया था। पंडित नेहरू के सामने कौन से नेता हैं? तो पंडित अगर नेहरू के सामने अगर मैं बात करूं कौन से नेता हैं, तो वह है आपके माओ से तुंग, ठीक है। तो ये अपने हो गए, यहाँ पे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू है, माओ से तुंग है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बेसिकली देखिए कब हुआ था? 1962 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपने देखा होगा कि 1962 में लड़ाई हो गई थी चीन के साथ, तो वो उस स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने वो जो नेता थे उनका नाम था माओ से तुंग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला लिखा है, भारत क्षेत्र में उस स्थान का नाम बताइए जिस पर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था। तो इस तो बात आपको शायद पता भी होगी, नहीं भी होगी तो याद कर रखिएगा, अक्साई चीन। अच्छा, कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है? तो POK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला तीसरा लिखा है, भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे मैं रक्षा मंत्री की अगर मैं बात करूं तो BK कृष्ण मेनन थे,
नेक्स्ट बात करते हैं भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित समझौते का नाम बताइए। तो कौन सा था? तो 1954 में किया गया था पंचशील समझौता। तो इस चीज को याद करके रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझाऊंगा, आंसर आपको वहां से लेके कर लेना, जो आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा वहां से कर लेना। तो देखिए, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के किन्हीं 3 कारणों का विश्लेषण कीजिए। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करने के लिए कोई 3 कारण। तो आपको पता है वैश्वीकरण से जितना फायदा हुआ उतना नुकसान भी हुआ है। कहीं ना कहीं वैश्वीकरण से फायदा हुआ है तो वैश्वीकरण से नुकसान भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? तो पहला चीज हमारा संस्कृति धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। आर्थिक चीजों में देखें तो दूसरे देश की एमएनसी कंपनी हमारे देश में स्थापित हो रही है। हाँ, हमें रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन पैसा उठा उठा के विदेशों में चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो राज्यों की शक्ति में कमजोरी आई है। तो बहुत सारे कारण हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हो, जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणामों की चर्चा कीजिए। सांस्कृतिक परिणाम क्या हुए थे? हमारा रहन सहन, खान पान, कल्चर चेंज हो गया था। राजनीतिक परिणाम क्या हुए थे? कहीं ना कहीं हमारे राज्यों में इफेक्ट देखने को मिल रहा था, राज्यों की जो कार्य शक्ति है उसमें कमी देखने को मिल रही थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसमें से कीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो धीरे धीरे लेंथी बनती जा रही है। आगे बात करते हैं, अगला 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस बदलती हुई दुनिया में एक मजबूत और पुनर्जीवित संयुक्त राष्ट्र वांछनीय है और एक सशक्त संयुक्त राष्ट्र के आवश्यकता सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बदलती हुई दुनिया में जो मजबूत यानी कि मजबूत और पुनर्जीवित यानी कि दोबारा से जीवित, जैसे मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र जो संघ था इसका पहला नाम क्या था? तो लीग ऑफ नेशन था। लीग ऑफ नेशन में कुछ कमियां था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया था, और इसी वजह से लीग ऑफ नेशन को खत्म करके संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित किया गया था। और वांछनीय का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ऐसी मजबूत संयुक्त राष्ट्र संघ की हमें आवश्यकता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता है इस बदलती हुई दुनिया में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता है तो सिर्फ उसकी कमियों को दूर करके और उसको अच्छा बनाया जाए और उसको मजबूत बनाया जाए, ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ की हमें आवश्यकता है। और एक सशक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता के सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो जाहिर सी बात है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कमियां हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उसके संस्थागत बनावट में कमियां हैं, उसके टीम में कमियां हैं, मतलब टीम में यानी कि सदस्यों में कमियां हैं। कहें इसके आपको पता है कि 5 सदस्य देशों को ही सिर्फ वीटो पावर मिला है, बाकियों को नहीं मिला है। तो ये इन सब चीजों में सुधार होना चाहिए, तो उसके बारे में आपको लिख देना है। अगला लिखा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में संचालन का विश्लेषण कीजिए। आगे आपके विचार से इसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों में अंतर बताइए। यानी कि अस्थायी लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है क्योंकि उनको वीटो पावर दिया जा रहा है, अस्थायी लोगों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि उनको वीटो पावर नहीं होता है। ज्यादातर बातें अस्थायी लोगों की मानी जाती है, अस्थायी लोगों की नहीं मानी जाती है। तो आप अपने हिसाब से कर भी सकते हो। आगे बात करते हैं, देशी रियासतों को भारतीय संघ में लाने के लिए मुख्य कारणों की सूची बनाइए। तो आपको पता है 4 ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में विलय नहीं होना चाहते थे। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो इनको जो हमारे सरदार पटेल थे उन्होंने जबरदस्ती भारत में शामिल करवाया था। तो उस नेता का नाम बताइए जिन्होंने इस दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाया था। तो जाहिर सी बात है सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वो जो है उन्होंने भारत में इन देशी रियासतों को विलय करवाया था। तो उनके बारे में सारी चीजें लिखनी है। आगे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना यानी कि भारत में स्वतंत्रता जब मिल गई तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई? तो आपको पता है जगह जगह दंगे फसाद होने लगे थे, जगह जगह पे लोग डिमांड करने लगे थे कि कहीं ना कहीं हमें एक अलग राज्य को बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि हमारी भाषा अलग है। भाषा को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। हिंदी भाषा होनी चाहिए कि तमिल भाषा होनी चाहिए कि क्या भाषा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही थी और इसी वजह से राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने के बाद कहीं ना कहीं राज्यों को अलग किया गया था। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि कौन सा राज्य है जिसको सबसे पहला राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पे, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका जो सैंपल पेपर है ये ओवर हो जाता है और इसमें जितनी भी चीजें थी मैंने आपको कराने की कोशिश की है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है, कंफ्यूजन है किसी भी चीज में तो आप वो कर सकते हैं। बाकी आपको नोट्स लेना है तो 7011912793 पे मैसेज कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी तो दिया रहता है। और साथ ही साथ पढ़िए यार, देखो सेम मतलब मेरा यही है, इतना सारा मेहनत करने का मतलब यही है आप लोग की पढ़ाई से, ठीक है। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा भविष्य बनेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर वही वाली बात है कि आप अच्छा नहीं पढ़ोगे तो भविष्य कैसे बन सकता है आपका भी और हमारे देश का भी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।